लास्ट हेडिंग क्या डिस्कस की थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें इंटेंसिटी पे और पिंच ऑफ वोल्टेज इस पे डिस्कशन हो गया था। इंटेंसिटी चेंज करने पे करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ देख लिया था ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जीज ऑफ minimum and maximum energies of electron reaching anode. Minimum and maximum energies of electron reaching anode. ये थी हमारी ग्लास ट्यूब। यहाँ एक इलेक्ट्रोड था और यहाँ एक इलेक्ट्रोड, और इस पूरे सेटअप को हमने कनेक्ट कर रखा था एक बैटरी से, और बैटरी कनेक्टेड थी इस तरीके से, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर ताकि मेज़र कर सकें कि कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा कैथोड, ये बन जाएगा एनोड। तो जैसे ही हम लाइट फोटॉन्स इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर, और अगर लाइट फोटॉन्स की एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल है या मेटल है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो कैथोड है हमारा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और मूव करेंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है, तो मिनिमम कितनी एनर्जी से सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, तो जो वर्क फंक्शन में से, मतलब वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन से, तो निकल आएगा कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी का पॉसिबल है यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाले एनोड पे जा रहा है, तो मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी की रेंज पॉसिबल है वो 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ भी हो सकती है। अरे ठीक है, ये रहा हमारा एनोड। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस भी तो अप्लाई कर रखा है। तो जब कोई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है तो भी वर्क डन होता है। तो यहाँ पे बैटरी भी इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेगी। कहाँ से कहाँ के बीच पहुँचने में, जब वो कैथोड से एनोड पहुँचेगा। और बैटरी का वर्क डन हमारा यहाँ पे कितना होगा, तो EV के बराबर होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो एनोड पे पहुँच रहा है, अब ये काइनेटिक एनर्जी, मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो एनोड पे पहुँच रहा है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, और अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच रहा है उसकी, तो यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी मिनिमम एनर्जी हो सकती है 0, और फिर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो 0 + EV के बराबर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है उस इलेक्ट्रॉन की जो कहां पहुंच रहा है, एनोड पे। और अगर मैं एनोड पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन निकला हो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो यहाँ पे, फिर बैटरी ने उस पर EV के बराबर वर्क कर दिया, तो दोनों का सम हो जाएगा टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो एनोड पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की होगी। क्लियर है मेरी बात? तो नेक्स्ट लाइन में एक लिखेंगे, डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत? लिखेंगे at anode K मिनिमम, K यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 0 + EV, जहां पे EV क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो 12 mv²
प्लस ईवी, ये एनोड पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है? इसमें से इस वाली एनर्जी को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? तो ये एनर्जी चेंज करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, hν। क्योंकि आप याद करो, मैंने कहा था जो टोटल फोटोन गिराया जाता है उसकी एनर्जी दो पार्ट में खर्चा होती है, एक तो वर्क फंक्शन में जाएगी और बची हुई कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स में। तो यहाँ से के ई मैक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? hν माइनस 5। अब ये वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये चेंज हो। बाकी सब तो क्या है? फिक्स है। 5 मेटल के लिए फिक्स है, h प्लैंक कांस्टेंट है। यानी गिरने वाले फोटोन की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं तो ऐसा करने से मैं निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूंगा। क्लियर है? और इसको कैसे चेंज कर सकता हूं मैं? जो दूसरा कंपोनेंट है, तो ये तो वर्क डन बाय बैटरी। अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहा हूं वो बढ़ा दूंगा तो बैटरी ज़्यादा वर्क करेगी, तो एनोड पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फैक्टर से और चेंज हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंट ऑफ PEE विथ रिवर्स वोल्टेज। एक्सपेरिमेंट ऑफ PEE विथ रिवर्स वोल्टेज। एक्सपेरिमेंट ऑफ PEE विथ रिवर्स वोल्टेज। तो इस बार हम बैटरी को अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे, ये है हमारी ट्यूब, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है? वैक्यूम। फिर इसमें ये रहे दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर यहाँ से हमने इससे जोड़ दी क्या? बैटरी। बैटरी कैसे कनेक्ट की है? तो पहले याद करो, ये एनोड था यानी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ टर्मिनल था, ये नेगेटिव से। इस बार क्या करूँगा? इसे पॉजिटिव से जोड़ दूंगा और इधर वाले टर्मिनल को नेगेटिव से। और यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा? एक वोल्ट मीटर, ताकि ये चेक कर सकूँ कि यहाँ से कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखें क्या होगा। तो ये हो गया हमारा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। तो अब ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है और ये पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक, मैंने फिर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फोटॉन्स इसके ऊपर इंसिडेंट कराए, तो फोटोन इंसिडेंट हुए और फोटोन जो इंसिडेंट हुआ उसकी एनर्जी ग्रेटर देन थी वर्क फंक्शन, तभी तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो गए। यार ये क्या नाटक करता है बोर्ड। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन सामने जाएंगे तो जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो सामने वाले पे पहुंच जाएंगे। और अभी मैंने बैटरी से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर भी मैं नेगेटिव चार्ज ले आया। तो होगा क्या, फिर यहाँ पे बैटरी अपोजिट में इस पे वर्क करना शुरू कर देगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करना शुरू कर देगी। तो होगा क्या कि अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो नेगेटिव में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला हुआ यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, आप उसे भी पहुँचने से क्या कर दोगे, रोक दोगे। और जब ऐसा कर दोगे आप, तो इसी वैल्यू को कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज, यानी अब सर्किट में कोई भी करंट आपको नजर नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, यानी रेंज की ही अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी 0 से लेके ½ V मैक्स स्क्वायर के बीच में कुछ भी हो सकती है। और अगर मैंने इस मैक्सिमम एनर्जी वाले को रोक लिया तो बाकी सब तो रुक ही जाएंगे। तो मैं यहाँ इतना वोल्टेज अगर अप्लाई कर दूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी मैं पहुँचने से रोक दूं कैथोड पे, इसका मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं होगी और इसी वैल्यू को कहा जाता है कट ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? डायग्राम बनाओ जरा। ये थोड़ा सा डायग्राम में कुछ खेल रहा है तुम्हारा स्मार्ट बोर्ड,
तो कुछ कुछ इधर का उधर हो रहा है। अब हमने पिछली बार भी एक ग्राफ डिस्कस किया था, इस बार भी करेंगे। तो ये हमने ग्राफ बनाया था अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपको याद होगा जब मैं वोल्टेज पॉजिटिव वाला रख रहा था, यानी पोलैरिटी सेम रख रहा था, तो उस केस में क्या था सिचुएशन कि भाई बिना वोल्टेज अप्लाई किए भी एक करंट आ रही थी। क्यों? कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे सामने वाली सरफेस पे हाई एनर्जी वाले, तो इसकी वजह से ये करंट स्टार्टिंग में मिली, जीरो वोल्टेज अप्लाई किया है उस इंस्टेंट पे। फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है, बढ़ती है। फिर एक टाइम आता है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी जितने इमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पे पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब कांस्टेंट करंट आ गई। अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो काहे को बढ़ेगी करंट। तो ये वाली वैल्यू को हम वोल्टेज के क्या बुलाते थे, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो अगर ये इंटेंसिटी I1 है तो मैं इसे बोल दूंगा सैचुरेशन करंट 1, ISAT1, और ये पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगा फॉर इंटेंसिटी I1। फिर मैंने क्या की, इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो स्टार्टिंग में अपने को करंट भी ज़्यादा मिलेगी, और फिर ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन है तो सैचुरेशन करंट भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और पिंच ऑफ वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगले केस में ये वाला ग्राफ मिलेगा फॉर I2, और हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ हो गया पहुँच के, दिस इज़ Vp2, और जो सैचुरेशन करंट है वो ये रही हमारी सेकेंड इंटेंसिटी वाले केस में I सैचुरेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फॉरवर्ड वाला ग्राफ है, ये मैं पहले ही बता चुका था। अब तो हम रिवर्स पोलैरिटी वाला ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगा कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, कहाँ से, इस वाले टर्मिनल से, और उस मैक्सिमम वाले को अगर मैं रोकने के लिए कितना अप्लाई करता हूँ रिवर्स में वोल्टेज, ये पता चल जाए। तो अगर मैक्सिमम रुक गया तो उससे कम वाले हैं सारे वो तो रुक ही जाएंगे, तो फिर सर्किट में कोई भी करंट नहीं आएगी। तो इस केस में अगर हम रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं तो एक वैल्यू आती है जहाँ पे ये करंट क्या हो जाती है, ज़ीरो, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। इसको हम दिखाते हैं V0। V0 मतलब ज़ीरो करंट आएगी इस केस में, क्लियर है? लेकिन जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है, इंटेंसिटी बढ़ा के जो ग्राफ मिला है, तो अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, सेम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अभी भी सेम है, तो उसको रोकने के लिए सेम ही कट ऑफ वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि बैटरी को उतना ही अपोजिट में काम करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम एक और एरो दिखा देंगे यहाँ के लिए, यानी इन दोनों ही के लिए इंटेंसिटी वेरी करने से कट ऑफ वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ वोल्टेज इस बात पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर रोक लिया तो बाकी सब रुक जाएंगे, तो सर्किट में कोई करंट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इस डायग्राम को पहले बनाओ फिर आगे बात करते हैं। और ये दोनों ही केसेस में मैंने यहाँ पे लिख देना फ्रीक्वेंसी इज सेम, तभी तो कट ऑफ वोल्टेज सेम आए हैं। फ्रीक्वेंसी इज सेम, और यहाँ पे इसको ना कई नाम से जानते हैं, तो इसके सारे नाम लिख लेंगे। एक तो मैंने बताया क्या, कट ऑफ वोल्टेज, दूसरा इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरा इसका नाम होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को ये। तो तीन नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मान लो मैंने न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ गिराया था, तो अब जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि
जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके निकला था, है ना, बैटरी उस पर इतना वर्क कर दे कि बैटरी का वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम मिला के कितने हो जाए, 0। यानी इसने मैक्सिमम एनर्जी वाले को क्या कर लिया, रोक लिया। तो यहाँ से हम V0 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V0 विल बी इक्वल टू हाफ m Vmax स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। और ये हाफ m Vmax स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो याद करो हम जानते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है 2 पार्ट में खर्चा होती है। इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की 2 पार्ट में खर्चा होती है। तो इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यानी के ई मैक्स, ये किसके बराबर होती है, एच न्यू माइनस फाई। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस फाई अपॉन ई। दिस विल गिव्स यू व्हाट, कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या चीज, हाँ ये करंट, सैचुरेशन करंट। अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि वोल्टेज पिंच ऑफ का मतलब है इतना वोल्ट आ गया कि अब 0 से भी अगर कोई सरफेस से बाहर निकल आया 0 काइनेटिक एनर्जी लेके, उसको भी खींच लेगा ये, है ना। तो अब कोई बचेगा ही नहीं। तो अब सारे ही पहुंच रहे हैं, इसका मतलब करंट अपने पीक पे है, अब इससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं। इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो चार्ज का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। नंबर कैसे बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ा के। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब मैं इस बार क्या कर रहा हूं, तो इस बार मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी के साथ खेलने जा रहा हूं। ठीक है। और ग्राफ में वही बनाने जा रहा हूं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है। स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज पे करंट मिलती है, फिर वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो बढ़ती है करंट, फिर एक टाइम के बाद सैचुरेट। ये किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे बात हो रही है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है। अब मुझे पता है रिवर्स में मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ जाके सपोज कहीं कट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, VO1 बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी मैं मान रहा हूँ ν1 है। ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के ν2 कर दूं और ν2 ग्रेटर देन ν1 है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं सरफेस से, मैंने उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो स्टार्टिंग में ही अब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के कहाँ पहुँचने लगेंगे, सामने वाली प्लेट पे। तो करंट स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज अप्लाई करने पे भी क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इंटेंसिटी नहीं चेंज कर रहा हूँ, याद रखना, नंबर फिक्स रहेगा। तो यानी इसका मतलब जब इसे भी बढ़ाऊंगा ऊपर तो सैचुरेशन करंट यहाँ भी क्या होगी, सेम। ये बात समझ में आई क्या, सोच लो, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स रखा हूँ तो बस, हाँ, क्योंकि अब क्या होने लगा, मान लो 100 टोटल मैंने फोटॉन्स गिराए, उसमें से जो इफ़िशियंसी थी मेटल सरफेस की फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने की, सपोज वो 70 थी,
तो उस 70 में से स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, केवल 25 ही फोटो इलेक्ट्रॉन सामने पहुंच पा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी उनके पास इतनी थी। अभी क्या होगा, तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब होगा कि 35-40 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाएंगे सामने के सरफेस पे। लेकिन जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो तो ये बताता है ना कि टोटल जितने निकल रहे थे वो सामने सारे पहुंच रहे हैं, करंट सैचुरेट हो गई, तो अभी भी तो उतने ही निकल रहे हैं क्योंकि हमने इंटेंसिटी क्या रखी है, कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई? अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। तो उस केस में अगर मैं नेगेटिव में वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं बैटरी से ताकि मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा वोल्टेज अपोजिट में अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है उसकी एनर्जी ही बढ़ गई है, तो उसकी एनर्जी बढ़ना मतलब मेरा कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ये भी बढ़ जाएगा। तो मेरा कट ऑफ वोल्टेज चेंज होके हो जाएगा VO2, दैट इज फॉर ν2। क्लियर है मेरी बात? डायग्राम बना लो। ठीक है, बाकी सैचुरेशन करंट एक ही रहेगी क्योंकि इंटेंसिटी मैंने क्या रखी है, फिक्स। हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलो, थोड़ा तेज। समझ गए? तो अब मैं अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखूं तो वो कितनी आती है, तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी फोटोन की दो पार्ट में खर्चा होती है। तो अगर मैं फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मैंने जो बैटरी से वर्क कराया वो कितना था टोटल, EV0, अरे यही था ना, V0 मतलब कट ऑफ पोटेंशियल, मतलब मैक्सिमम को रोक दिया। दिस इज इक्वल्स टू hν माइनस फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर यहाँ से अब मैं कट ऑफ पोटेंशियल को लिख सकता हूँ। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं, यानी उनकी एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन के क्या होती है, बराबर। तो मैं इस फाई को रिप्लेस कर सकता हूँ hν/TH से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ EV0 विल बी इक्वल टू hν माइनस hν थ्रेशोल्ड। कोई दिक्कत? यहाँ से मैं V0 को लिख सकता हूँ h बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ν माइनस h बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ν/TH। क्लियर है? अगर मैं ν के साथ देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप का रिलेशन आ रहा है, लीनियर रिलेशन आ रहा है किसका, कट ऑफ वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ। ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ही तो है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, किसका, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो y एक्सेस पे मैं दिखा दे रहा हूं कट ऑफ वोल्टेज, x एक्सेस पे मैं दिखा दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंसिडेंट। तो ये ग्राफ किस तरीके का होगा, तो आपको पता है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू होता है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से ग्राफ ऐसा मिलेगा लीनियरली। अब इसका जो स्लोप है यानी m, तो आप देख रहे हैं स्लोप यानी tan थीटा, tan थीटा इस ग्राफ से कितना हो जाएगा, h/e के बराबर। क्लियर है मेरी बात? कौन था? अच्छा, मैम थी, ओके। तो ये आ गया ν/TH। अब हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे तो इमिट ही नहीं होता, यानी इधर में आप ग्राफ जो बनाएंगे ये डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि एक्चुअल में इमिशन है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए डॉटेड बना रहा हूँ। और फिर जहाँ पे ये इंटरसेप्ट कट करेगा तो आपको पता है C होता है जो y के पॉजिटिव से इंटरसेप्ट होता है जो कि नेगेटिव टाइप का है, तो नेगेटिव में यहाँ भी कट कर रहा है और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है,
एच न्यू टी एच बाई ई, ये सब कांस्टेंट चीज़ें हैं। अरे क्लियर है, बना लो इसको। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन देख लिया विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये चैप्टर में और कुछ ऐसा पढ़ने को नहीं बचा, जितनी चीज़ें थी सारी हमने डिस्कस कर ली और आता है। और अब जैसा पैटर्न हो रहा है ना, तो वेटेज छोटे चैप्टर्स का भी है, और छोटे चैप्टर्स में ख़ास बात है कम मेहनत में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट से सवाल नहीं पूछ रहा है जेईई मेन के किसी पेपर में, और इलास्टिसिटी से पूछ ले रहा है, और कई बार तो इलास्टिसिटी से दो दो सवाल पूछ लिया है। सेम वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटे वाले चैप्टर्स हैं इनको हल्के में ना लें, अच्छे से इनको कर लें, ताकि इनका कोई भी सवाल आए, कुछ भी वेरी करके आए चेंजेस के साथ, तो आप आराम से कर ले जाएं। कॉन्सेप्ट तो बस इतना सही है, क्लियर है। लेकिन ये क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाला फिनोमेना है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना, टच स्क्रीन मोबाइल पॉसिबल ही इसी की हेल्प से हो पाए थे। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइडिया ना होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। दूसरा, न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी को भी फेवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किया था। कैसे? न्यूटन बोला था कार्पस्कल्स के फॉर्म में लाइट गिरती है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं। तो न्यूटन ने अपनी बात कही, एक्सपेरिमेंटल कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया। हाइगेंस ने अपनी बात कही, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया। दोनों ने ही बस थ्योरी दे दे के छोड़ दिया। तो आगे दोनों की बातों को कौन कौन कंप्लीट किया? तो उसकी बात को मैक्सवेल कंप्लीट किया, वेव वाली। और वेव में फिर दो फिनोमेना पढ़ के आ रहे हो, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जो कि वेव वाले फिनोमेना से ही एक्सप्लेन होते हैं। वेव्स आपने 11th में भी पढ़ी। और ये वाला जो है, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पार्टिकल थ्योरी वाली बात को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे देता है। क्लियर है? क्वेश्चन लिखेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? कहाँ? ये वाले फिनोमेना जो एक्सपेरिमेंट है ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। फोटोन, पैकेट, लाइट का पैकेट, ये कहाँ वेव नेचर है? आइंस्टीन का मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट उसकी बात को सही प्रूफ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आइंस्टीन क्या बताया था, बात समझो। तुम्हारी मेरी बात अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ कि एविडेंस होता है ना, जैसे एक तो होता है अपनी बात रख देना, मेरे को लगता है ऐसा होगा। बोले किस बेसिस पे लगता है तुमको ऐसा होगा? तो ये रहा वो बेसिस जिसके बेसिस पे वो होगा। और अल्टीमेटली तो हम किस पे एग्री कर गए? डुअलिटी। अपन बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट जैसा हो उस हिसाब से काम कर लेना, कब वेव मानना है कब पार्टिकल। तो यार एकदम सही बात तो है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, फिजिक्स हमेशा नेचर से ली गई है। आपके अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। किस इंस्टेंट पे किसी ने क्या देखा, ये तो ये डिपेंड करेगा ना वो इंस्टेंट कैसा था। अब मान लो तुमको कोई आके सामने से 2 झापड़ मारने लगे, तो तुम उससे प्यार से बोलोगे, है ना, मैनर्स दिखाओगे, एटिकेट्स दिखाओगे उसके सामने कि सर बड़ा अच्छा लगा, आप इस गाल पे भी मार देते, मज़ा आ जाती, एकदम दिन बन जाता मेरा। ऐसा थोड़े कहोगे, तो तुम भी उसे कूटने लगोगे। लेकिन सामने वाला अगर तुम्हें पहली बार वहीं देख रहा है तो वो क्या समझेगा? कैसा हमारा लड़का है, गुंडागर्दी करता है, पीट रहा है सामने वाले को। अब उसे क्या पता सिचुएशन पहले की क्या थी? भाई साहब ने ही शुरुआत की थी, ये तो पहले जानना पड़ेगा ना सिचुएशन। तो जैसे हम सिचुएशन के हिसाब से अच्छे और बुरे होते हैं, सेम वैसे ही लाइट के लिए भी बोला गया, भाई साहब देखो जैसा एक्सपेरिमेंट हो और वहाँ पे कौन सा फीचर लाइट का डोमिनेट करेगा, ये इस बात पे डिसाइड होगा वहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, किस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं। तो लाइट में दोनों फिनोमिना है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार वो फिनोमिना डोमिनेट करवा लेते हैं वहाँ पे जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पे।
बात समझ में आई? सेम वैसे ही जैसे हम हैं। अरे ह्यूमन बीइंग ही तो पुलिस भी है, ह्यूमन बीइंग ही क्रिमिनल भी है। सिचुएशन का फर्क हो रहा है, जगह का फर्क हो रहा है, बाकी है तो ह्यूमन बीइंग ही दोनों। क्लियर है? लिखेंगे क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, in an experiment on photoelectric effect the stopping potential is 3 volt, the stopping potential is 3 volt and threshold frequency of metal used is, and threshold frequency of metal used is 6 into 10 to the power 19 hertz। सॉरी 19 नहीं 14 है, 14 है ये, 14 हर्ट्ज। फुल स्टॉप। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो मैंने कहा था लाइट इंसिडेंट होती है, उसकी एनर्जी 2 पार्ट में खर्चा होती है। कौन से 2 पार्ट में जाती है? तो ये है इंसिडेंट फोटोन, उसकी एनर्जी 2 हिस्सों में जाती है, कुछ वर्क फंक्शन में और कुछ बची हुई काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की। वर्क फंक्शन वाली बात पता चल जाएगी h न्यू टी एच से, अरे है ना। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का पता कैसे चलेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम वाले को रोक लिया तो सबको रोक लिया, उससे नीचे वाले को, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी EV0। बस रख दो दोनों को। और उसके बाद जो रेडिएशन फोटोन है उसका क्या बताना था हमें? फ्रीक्वेंसी बतानी थी उसकी, रेडिएशन फोटोन की ना। हाँ तो बस निकल आएगी, इसको h से डिवाइड कर देना है पूरे को, ये निकालना है न्यू। सब कुछ तो दिया है। तो यहाँ से तो न्यू टी एच, h की वैल्यू तो जानते हो ना, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 SI सिस्टम में। ये भी ध्यान रखना, ये वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को रखना पड़ेगा कूलाम में, है ना। कितना आ रहा है? वर्क फंक्शन कितना आया? अरे तुमने क्या निकाला ये तो बताओ। h न्यू कि h न्यू टी एच? वर्क फंक्शन निकाला ना? पूरा h म्यू निकाल लिया। कितना आया? 10 टू द पावर माइनस 20 कि 19 आ रहा है? 19 सही है। अब इसको वो h से डिवाइड कर लो। हो गया क्या?
हो गया? कितना आया? फ्रीक्वेंसी निकाल लेते ना। नहीं नहीं, सवाल तो लिखा होगा ना, उसमें फ्रीक्वेंसी की बात किया है, वेवलेंथ नहीं। सही है, यूनिट भी बोल दिया कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यही आएगा 1.32 इंटू 10⁻15। ठीक है, आया प्रदीप? हाँ हाँ, इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, बोर्ड पे दिए 4360 एंगस्ट्रॉम, a light of wavelength 4360 angstrom is incident on a metal having work function, a light of wavelength 4360 angstrom is incident on a metal having work function 1.24 electron volt, having work function 1.24 electron volt, full stop. Find the stopping potential for the ejected photoelectron. Find the stopping potential for the ejected photoelectron. तो भाई इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ बता रखी है, इसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने दिया था, 12341 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम विल गिव्स यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। और फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन का पता कर सकते हो कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर उससे तुम्हें वोल्टेज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना, चार्ज से, खत्म। समझ गए ना? तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 12431 डिवाइडेड बाई लैम्डा डालते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, फिर जब एनर्जी आ जाएगी तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे, वही जाएगा के मैक्स में। तो के मैक्स अगर पता चल जाए तो यही बराबर होगा EV नॉट के, तो के मैक्स को डिवाइडेड कर देंगे E से, तो निकल आएगा कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका एक और नाम क्या था, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तीनों नाम से सवालों में दिखता है ये, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, तीनों नाम है। 1.61 वोल्ट, सही है। नेक्स्ट, अगला देखो, दिया है अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6402 एंगस्ट्रॉम, 6402 एंगस्ट्रॉम is incident on calcium metal, is incident on calcium metal, comma, the stopping potential for the ejected photoelectron, the stopping potential for ejected photoelectron is measured to be 0.54 volt, is measured to be 0.54 volt, full stop. What will be new stopping potential if wavelength is changed to, what will be new stopping potential if wavelength is changed to 4272 angstrom,
4272 एंगस्ट्रॉम। तो मेटल वही है यानी फाई वही रहेगा। तो एक बार इक्वेशन लिख लो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर दोबारा यही इक्वेशन लिख लो नए वाले इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के लिए, और उसमें फाई कॉमन रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नया मान लेना वी डैश है। फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, दो अननोन्स हैं तो फाई तो कट ही जाएगा, यानी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सीधे, तो फाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़त्म। तो फिर आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा रिवर्स में उसको रोकने के लिए। जैसे पहले वाले फोटोन के लिए लिखेंगे 12431/6402 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर दूसरे वाले के लिए लिख लेंगे 12431। यार कुछ चलाना, सफोकेशन सा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा? 4272, 5 तो सेम रहेगा क्योंकि मेटल सेम है, ई वी डैश इक्वेशन 2। बस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आया वी? सही है, 1.51 वोल्ट। तनिष्क आ गया, छोड़ दिया, बट कैलकुलेशन बड़ा है, छोड़ दिया तो वो काम कर लो। नहीं करो, अच्छे बच्चे। नहीं, एक्चुअल में ना अभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर बाकी तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी थोड़ी ऐसी गंदी वैल्यूज़ दे। वहाँ कैलकुलेटर थोड़ी बना रहा है तुम्हें, तो वो तो 30 रुपये में चाइना तुमसे अच्छा बना लेता है, तेज़ भी काम करता है। तुम्हारी तो थिंकिंग एबिलिटी काम की है कि कब क्या हो रहा है, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। नेक्स्ट अगला चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें पहली हेडिंग लिखो, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी। लिखेंगे इसमें, वी स्टडी वेव पार्टिकल डुअलिटी इन 2 केसेस। वी स्टडी वेव पार्टिकल डुअलिटी इन 2 केसेस। पहला, वेव पार्टिकल डुअलिटी for light। दूसरा, वेव पार्टिकल डुअलिटी फॉर मैटर। वेव पार्टिकल डुअलिटी
फॉर मैटर। ठीक है, इसमें लाइट में दो लोगों ने काम किया, मैंने अभी बताया था, हाइगेंस, दूसरे न्यूटन, और दोनों ही लोगों ने थेरीज दी थी। हाइगेंस की थेरी क्या थी? वो कहता था लाइट इज अ वेव, और 100 साल तक हम ये मानते भी रहे थे। क्यों? ये बड़े थे ओहदे में, ये छोटा सा, तो अपोज करने गया कि ये तो गलत कह रहे हैं, तो इसके फॉलोअर्स ने इसको पीट पीट के जान से मार दिया। लेकिन अपनी बात पहले के लोग क्या करते थे, थीसिस के फॉर्म में लिख के रख देते थे कहीं, तो इनकी भी बात कहीं पड़ी हुई थी, रखी। लेकिन जब तक किसी बात को कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना मिले जिससे उसकी जो है ना कि वो सही है बात की गलत है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाए अगर, तो फिर एकदम से वो चीज़ नहीं निकल के आ जाती है कि अरे ये बात तो पहले भी कोई साइंटिस्ट कह के गया था, है ना, और वो न्यूटन के अगेंस्ट कह रहा था, इसीलिए बेचारे को निपटा दिया गया। तो ये कहता है लाइट इज अ वेव। और ये क्या कहता है? लाइट इज अ पार्टिकल। वही कार्पस्कुलर थ्योरी जो दी थी इसने। मैंने कहा दोनों ही थ्योरी ही दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी बात को सही करने के लिए। तो इनकी बात को सही करने वाला कौन था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का न्यूटन, हाँ, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारा काम किया है, मैक्सवेल ने, और बहुत यंग एज में मर गया था, 38 ईयर्स का था केवल। सोचो रहा होता तो क्या करता 60-70 साल तक। इतनी सी एज में इतनी खतरनाक इक्वेशंस लिख के गया है कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में जो हमारे प्रोफेसर्स हमको पढ़ाते हैं वो खुद बोलते हैं इसको रट लो और एग्ज़ाम में उल्टी कर देना। और कौन से फिनोमेना की हेल्प से? यही जो अभी पढ़ के आ रहे हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स। और मैंने आपको बताया था, अच्छा हाँ देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक और बात छोटी सी मुझे डिस्कस करनी थी। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा कि कोई मेटल है, उस पर हम फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, और अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो यहाँ से क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। ठीक, अब मैं तुमसे कहूँ कि किसी मेटल का मैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कर देने से क्या जो इंसिडेंट फोटोन है वो कम एनर्जी का भी डालूंगा वर्क फंक्शन से तो भी क्या इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। तो ऐसा कभी आए गलती से तो ध्यान रखना, ये जो फिनोमिना है ये इंस्टेंट फिनोमिना होता है, यानी फोटोन आएगा, एब्जॉर्ब होगा, निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी एनर्जी गर्मी से मिल गई, हीट होके मिल गई और एनर्जी बढ़ ली और उसके बाद